हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फो रेडिएशन पे, जहां रेडिएशन की बातें होती है, जिसमें हम डीआरटी और बीआरटी सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। जिसमें से हमने लास्ट लेक्चर में जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है वो चल रही है रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। जस्ट लास्ट लेक्चर में हमने जाना था रेडियो एक्टिविटी को बारे में, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई जैसे कि परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है जैसे जैसे, तो न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाती है। अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाती है तो अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए कुछ अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के रूप में एनर्जी को इमिट करता है। इसी को हमने रेडियो एक्टिविटी नाम दिया था। जैसे कि आज का टॉपिक क्या है हमारा, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो इसके पहले वर्ड में रेडियो एक्टिव, जहां से हमें रेडियो एक्टिविटी के बारे में पता चलता है कि रेडियो एक्टिव का मतलब रेडियो प्लस एक्टिव, जहां से रेडिएशन निकल रही है, वो अल्फा पार्टिकल, वो गामा, वो बीटा, किसी भी फॉर्म में निकल रही है, अगर वहां से उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल है और वो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए अल्फा बीटा गामा निकाल रहा है, तो वो रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है। डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का मतलब छोटे भागों में टूटना। जैसे कि कोई इसका बेहतरीन एग्जांपल जैसे यूरेनियम है। ठीक है, यूरेनियम 92-238, जैसे यूरेनियम है तो ये बड़ा पार्ट छोटे छोटे भागों में डिसइंटीग्रेट होता है, टूट के अल्फा बीटा गामा निकाल के छोटे छोटे जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका नाभिक छोटा हो तुलनात्मक रूप में यूरेनियम के से, तो डिसइंटीग्रेशन होना। तो ये लेक्चर का मतलब ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, कि बड़ा कोई एटम जो रेडियो एक्टिव है वो कैसे डिसइंटीग्रेट होता है, उसके पीछे क्या साइंस है। देखो, साइंस ने बहुत तरक्की की, बहुत एक के बाद एक स्टेप, एक के बाद एक लेयर खुलती जाती है, लेकिन एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर भी अभी भी इतनी कहानियां उलझी हुई पड़ी हैं जिनको सुलझाने में साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लगे हुए हैं। जैसे कि एक है अपनी यही रेडियो एक्टिविटी के ऊपर। अब इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान देके समझिए। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई मैटर है, ये इस मार्कर को मान सकते हैं आप, ये कोई मैटर है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। रेडियो एक्टिव मतलब इसमें से रेडिएशन निकल रही है। ठीक है। अब इस मैटर में बहुत सारे एटम्स होंगे और हर एटम में न्यूक्लियस होगा, और हमें ये चीज ध्यान रखनी है, रेडियो एक्टिविटी मतलब न्यूक्लियस के अंदर से रेडिएशन निकल रही है। ठीक है। तो इस पूरे मैटर में बहुत सारे एटम होंगे, बिलियंस ऑफ एटम्स, उस एटम में न्यूक्लियस होगा। इसमें यह होता है, मान लो इसको मैंने छोटे से छोटे पार्ट में जूम करके बताया। इसमें मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मैंने एटम रखे हैं, 10 न्यूक्लियस हैं। ठीक है। अब इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में, इस रेडियो एक्टिव मैटर के अंदर यह डिसाइड नहीं है कि कौन सा एटम कब डिसइंटीग्रेट होगा। एक बुक थी, उसमें इसको एक एग्जांपल से समझाया था। उसमें यह था कि अगर कोई ट्रैफिक हवलदार है, वो खड़ा है बीच में, अगर उससे रेंडमली पूछा जाए कि आप ये बता सकते हैं कि राइट से पहले गाड़ी आएगी, लेफ्ट से, या फिर आगे से पीछे से, तो उसका जवाब होगा नहीं, किधर से भी आ सकती है, बिल्कुल। लेकिन अगर उसको एक डाटा तैयार करना हो, वो बहुत ऑब्जर्वेशन करे, तब जाके उससे कुछ मिल सकता है, लेकिन रेंडमली और तभी भी कोई पता नहीं है। ऐसे ही इस एटम के अंदर, इस मैटर के अंदर है कि इसमें बहुत सारे एटम है, लेकिन अभी तक साइंस के पास इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि यही वाला एटम अब डिसइंटीग्रेट होगा, ऊपर वाले अब होंगे, नीचे वाले अब होंगे। डिसइंटीग्रेशन का कोई टाइम फिक्स नहीं है। कोई सा भी एटम किसी मैटर के अंदर, रेडियोएक्टिव एलिमेंट मैटर के अंदर कोई सा भी एटम कभी भी डिसइंटीग्रेट, कभी भी रेडियोएक्टिव हो सकता है, पर्टिकुलरली जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर टाइम 0 से इनफाइनाइट तक। ये बिल्कुल रैंडम प्रोसेस है। कोई सा भी न्यूक्लियस कभी भी रेडियोएक्टिव हो सकता है पूरे मैटर के अंदर।
अब इसको ऑब्जर्व किया, इसके ऊपर स्टडी की बहुत ज्यादा, रदरफोर्ड और सोडी ने। ये बहुत इसके अंदर डीप स्टडी की, इसको जानते हैं, इसको देखते हैं कि अगर कोई रेडियो एक्टिव मैटर है तो वो कैसे डिसइंटीग्रेट हो रहा है, कैसे वो पार्ट में टूट रहा है, क्या कौन से एटम्स है जो पहले टूट रहे हैं बाद में टूट रहे हैं। तो उन्होंने यही पाया कि पूरे मैटर के अंदर, रेडियो एक्टिव मैटर के अंदर ये बिल्कुल फिक्स नहीं है। कोई सा भी एटम, कोई सा भी न्यूक्लियस कभी भी डिसइंटीग्रेट हो सकता है, उसको कोई फिक्स टाइम नहीं है। तो उन्होंने जब बहुत सारे बिलियंस ऑफ एटम को, जैसे कि प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं ना मैं, कि किसी एक महीने तक हमने ऑब्जर्व किया, हमने पाया कि राइट साइड से ज्यादा आ रही है, तो प्रोबेबिलिटी है राइट साइड से ज्यादा है, लेकिन फिक्स नहीं है गाड़ीज की। ऐसे ही इसके अंदर बहुत सारे एटम्स के ऊपर स्टडी किया गया, तो एक यह निष्कर्ष निकला कि जो रेट ऑफ डिके डिसइंटीग्रेशन, कि एक सेकंड के अंदर डिसइंटीग्रेशन होने वाले एटम्स की संख्या। अब इसको है ना एग्जांपल से समझते हैं, इसी एग्जांपल से मान लेते हैं, इसमें कितने हैं 10 एटम, ठीक है। अब 10 एटम है और मान लो एक सेकंड में 5 या फिर 2 डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, एक सेकंड में दो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है, थोड़ा, तब जाके आपको चीज अच्छे से समझ में आएगी मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इस फॉर्मूले को, इस वर्ड्स को। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट का मतलब पर सेकंड, डिसइंटीग्रेशन की रेट मतलब एक सेकंड में कितने डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पे, नंबर ऑफ न्यूक्लियस पे, कि इसमें टोटल नंबर कितना है। मान लो इसमें टोटल है 10 और एक सेकंड में डिसइंटीग्रेशन है 2, ठीक है। अभी बताओ एक सेकंड में दो डिसइंटीग्रेट हो गए, अब बचे कितने 8, ठीक है, बचे कितने 8। नंबर ऑफ पहले 10 थे तो उनमें से 2 और थे, अब बचे 8, तो प्रोबेबिलिटी है कम होने की, समझे। तो मतलब डिसइंटीग्रेशन होने के चांस कब घटते जाएंगे, जब उनके टोटल नंबर्स भी घटते जाएंगे। द रेट ऑफ डिके डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस। और ये ऑब्वियसली सीधी सी बात है, किसी मटके के अंदर मान लो किसी मटके के अंदर 1000 बॉल रखी है और एक मटके के अंदर 10 बॉल रखी है, अब किसके अंदर ज्यादा चांस है डिसइंटीग्रेशन टूटने के, जितने ज्यादा उतने ज्यादा नंबर्स, जितने ज्यादा चांसेस। तो यही बात, सिंपल सी बात है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जिसमें जितने ज्यादा न्यूक्लियस होंगे उसमें उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो उतनी ज्यादा डीके हो, उतने ज्यादा टूटे। डिसइंटीग्रेशन मतलब रेडिएशन निकाले और वो छोटे छोटे भागों में टूट जाए एलिमेंट। अब इसी को इसमें फॉर्मूले के अंदर बताया गया dN/dt, या n है ना, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, जो रेडिएशन इमिट करेंगे किसी एटम के अंदर, टोटल नंबर। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो किसी रेडियोएक्टिव मैटर के अंदर है और वो कभी ना कभी डिसइंटीग्रेट होंगे। और dN का मतलब वे न्यूक्लियस या वे परमाणु जो एक सेकंड में हो रहे हैं, अभी जो रेट चल रही है, समझे। एक सेकंड में मान लो 10 डिसइंटीग्रेशन हो रहे हो, टोटल नंबर 1000 हो, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है प्रोपोर्शनली, जिसमें जितने ज्यादा नंबर्स उसमें डिसइंटीग्रेशन की रेट उतनी ज्यादा, ठीक है। dN/dt n नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, dN वे न्यूक्लियस जो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, जो रेडिएशन इमिट कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में पर सेकंड के हिसाब से। फिर इस फॉर्मूले के बाद ये dN/dt, माइनस का साइन ये बता रहा है कि जो डिसइंटीग्रेशन है वो घटता रहता है। सीधी सी बात है, 1000 है मान लो और डिसइंटीग्रेशन रेट है 100 की, 1000 में से 100 डिसइंटीग्रेट हो गए, अब बचे 900, अब 900 के हिसाब से फिर 90 डिसइंटीग्रेट होंगे,
तो ये डिसइंटीग्रेशन घटता जाएगा क्योंकि एटम्स की संख्या घटती जाएगी। ठीक है, इसमें आप ये मत समझ लेना कि कोई एटम है जो मतलब सारे एटम एक साथ डिसइंटीग्रेट होते हैं, नहीं, कुछ एटम पहले होंगे, कुछ बाद में, उसके बाद। मान लो इस पात्र के अंदर 100 एटम रखे हैं, 100 एटम ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव होंगे, लेकिन इसमें ये फिक्स नहीं है। इसमें ऐसा भी है कि 10 ये वाले हो गए, 10 ये वाले हो गए, सारे एक साथ नहीं होंगे। ये डिसइंटीग्रेशन रेट पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि सारे एक साथ रेडिएशन इमिट कर रहे हैं, नहीं, पहले कुछ होंगे, फिर कुछ, सारे स्टेबिलिटी की ओर जाते जाएंगे एक के बाद एक। और यही तो साइंस की नेक्स्ट खोज है कि हम ये पता लगाएं कि कैसे इसके बाद ये वाला एटम ज्यादा इन्फ्लुएंस होके इसके चांसेस ज्यादा है। मैं समझ नहीं पा रहा, कोई चीज समझ में आ रही होगी नहीं आ रही होगी, पर जो मेरे साथ इमेजिन कर पा रहे हैं वो इस चीज को देख पा रहे होंगे। देखो अब इस फॉर्मूले को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, dn/dt प्रोपोर्शनल टू n, ये समझ में आया आपको कि डिसइंटीग्रेशन की रेट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस पे डिपेंड करती है, जितने ज्यादा न्यूक्लियस उतनी ज्यादा डिसइंटीग्रेशन रेट, बराबर प्रोपोर्शनल लैम्डा जो डीके कांस्टेंट है जो हर मीटर का अलग अलग होगा, dn/dt λ/λn। ठीक है, उसके बाद अब देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले को हम आगे इसका इंटीग्रेशन करके इसको सॉल्व करते हैं। dn/dt है, अगर मैं n को इधर ले आऊं और dt को ऊपर ले जाता हूं, ठीक है, n को इधर dt को ऊपर, dn/n और लैम्डा इंटू dt। अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं 0 to t, स्टार्टिंग पॉइंट 0, टाइम मैंने 0 करा है, ठीक है, जहां पे 0 था रेडियो एक्टिव मटेरियल पूरा आपके पास ये रखा है, टाइम 0 n0, मतलब सारे इसके जो एटम्स है वो सारे अभी डिसइंटीग्रेशन होना बाकी है। n0 मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, जो अभी एक भी एटम डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है, सारे एटम डिसइंटीग्रेशन होना बाकी है, और n डिसइंटीग्रेशन n नंबर, हाँ इतने n नंबर डिसइंटीग्रेशन हो चुके हैं। dn/n n0 n जो n बचे हैं जिनको हम निकाल रहे हैं, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम जानते हैं dn/n होता है log, जो सीमा लगेगी वो n0 और n की लगेगी, n0 n 0t, dt का लगाएंगे t 0t, तो इसका आएगा t निकल के, माइनस का साइन रहेगा, माइनस लैम्डा t। ठीक है, अब log n n0 अगर ऐसा log की फॉर्म में होता है, अब ये मैथमेटिक्स है, यहाँ पे हम डेप्थ में नहीं जाएंगे, आप इसके लिए log की वीडियो अलग से हैं जो उनको देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि log ये मैथमेटिक्स है, ये फॉर्मूला फिक्स है जो फिक्स रहेगा। log अगर इस फॉर्म में है n0 तो log n माइनस n0 होता है, ठीक है, अगर log n माइनस n0 है तो log n अपॉन n0 होगा। हम दोनों तरफ e ले लेंगे, बेस e ले लेंगे, अगर हम दोनों तरफ बेस e लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा e की पावर माइनस लैम्डा टी, जिसको मैंने यहाँ शो कर रखा है n अपॉन n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। इस n0 को दोबारा इधर भेजा हमने, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। अब इस ये लास्ट में हमारे पास फाइनल फॉर्मूला निकल के आता है, n0 बराबर n0 क्या है यहाँ पे, n0 है स्टार्टिंग में न्यूक्लियाई की संख्या, कि स्टार्टिंग में कितने न्यूक्लियस थे वो n0 है, और n जो हमें चाहिए कि इतने टाइम बाद, ये t टाइम है, कि इतने टाइम बाद कितने एटम डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, वो डिसाइड करेगा ये। डिसइंटीग्रेट न्यूक्लियाई n0 स्टार्टिंग में कितने न्यूक्लियाई थे, और t टाइम इतने टाइम के बाद। अब इस फॉर्मूले से हम आगे निकालेंगे कि हाफ लाइफ आपने सुना होगा कि जैसे कि रेडियम की हाफ लाइफ 1622 साल होती है, ग्लूकोज की 112 मिनट ही होती है, फ्लोराइड उसके अंदर फ्लोरीन के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल में, तो हाफ लाइफ को और उसकी
T/10, बहुत चीजें हैं जो बताना बाकी है अभी। तो आज की इस लेक्चर में मेरे ख्याल से इतना काफी है। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं और इसके डेप्थ में इस फॉर्मूले के बाद इस फॉर्मूले का कहाँ कहाँ क्या क्या यूज हम करते हैं वो चीज बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।